नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे देश के 15वें राष्ट्रपति के बारे में। दरअसल महामहिम के बारे में है और ये द्रौपदी मुर्मू अब देश की राष्ट्रपति हो गई है और देश को आज 15वां राष्ट्रपति मिला है। हम कह सकते हैं कि पार्षद से राष्ट्रपति बनने का सफ़र एक आदिवासी महिला का उल्लेखनीय है और देश में एक तरह से नई नज़ीर लिखने वाला है, नया इतिहास रचने वाला है। इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो पार्षद बनी हो, 64 साल की उम्र है, 2 बार विधायक रही, फिर उड़ीसा में मंत्री के पद पर भी रही, उसके बाद झारखंड की राज्यपाल और अब देश की राष्ट्रपति। ये पूरी कहानी है एक तरह से द्रौपदी मुर्मू जी की। और आपको बता दें कि उनका जो पारिवारिक जीवन है वो गांव देहात से जुड़ा हुआ है। कुछ दिनों पहले ही उनके घर लाइट पहुंची है, ये भी आपको बता दें। जब राष्ट्रपति की वो प्रत्याशी बनी तब उनके गांव में लाइट पहुंची। तो कह सकते हैं कि ये वो आदिवासी महिला हैं जिनके गांव में, परिवार में बिजली की भी किल्लत थी, लेकिन आज वो रोशनी से भर गया। और कह सकते हैं कि उनके जीवन के साथ साथ जिस वर्ष से उनका संबंध है आदिवासी, वो भी मेरे ख्याल से जगमगा जाएगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी जिस समाज से ताल्लुक़ रखती है वो आदिवासी है, महत्वपूर्ण है, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं अधिवक्ता और कॉलमिस्ट जी के छिब्बर जी, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगी जयश्री पिंगली जी। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। दरअसल महिला का मामला है और आदिवासी महिला अगर देश की राष्ट्रपति बनेगी तो जाहिर है कि इसके राजनीतिक मायने भी होंगे और इसके ये भी मायने हैं कि एक पार्षद जो महिला बनी वो अपनी ज़िंदगी में राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकती है। ये भारतीय लोकतंत्र और भारतीय जो राजनीतिक ढांचा उसकी खूबसूरती है। आपकी इसमें क्या राय है? जी, आपने बिल्कुल कहा कि आज जो है रायसीना हिल जो है वो जगमगा रही है। देखिए, मैं उसके पॉलिटिकल एजेंडे पर बात करने के लिए तो बहुत सारे मसले हैं कि ये वोट बैंक का मामला है, इसको साधा गया है, उसको साधा गया है, वो तमाम तरह की चीजें और मसले हैं। पर सबसे जबरदस्त मामला है जी संपर्क हमारा टूट गया उनसे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे हमारे एक पत्रकार साथी आशीष दुबे जी, और टेलीफोन लाइन पर एक और कॉलमिस्ट हमारे साथ हैं जी के छिब्बर जी। छिब्बर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ मैं। दरअसल आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना और उसके पीछे उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। वो पार्षद थी, मामूली घर से आती थी। वैसे तो लोग आदिवासियों को मामूली मानते हैं, लेकिन आदिवासी इस देश की ताकत भी है। ये आज और साबित हो गया है द्रौपदी मुर्मू जी के 15वें राष्ट्रपति बनने के साथ ही। आपकी इसमें राय? राघवन जी, ये आजादी के 75 साल में ये आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन इसलिए है जी कि आप द्रौपदी मुर्मू जी के लिए अगर आदिवासी शब्द हटा भी दें तो वो पहले पार्षद थी, पढ़ी लिखी हैं, व्याख्याता रही, विधायक रही, मंत्री रही, राज्यपाल रही। तो वैसे मतलब आदिवासी होने के बावजूद भी इतना उन्होंने काम किया, अंडर प्रिविलेज होने के बावजूद भी इतने काम करने के बाद में योग्यता, उनकी योग्यता है, उनकी योग्यता के आप योग्यता पे वो जो है राष्ट्रपति के पद पे पहुंची हैं। ये बात अलग है कि वो आदिवासी महिला है, तो आदिवासी का टैग जरूर उनका लगाया जा रहा है, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं कि कैसे लाके उनको लाया, उनका जो अनुभव भी है जी। तो और एक आदिवासी महिला बड़ी अपन उसको शब्द यूज करते हैं, जैसे कि के नारायण भी बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्ट व्यक्ति थे। उनको जब राष्ट्रपति बनाया गया था तो उनको दलित कहा जा रहा था। तभी बड़ी आपत्ति की गई थी विपक्ष ने कि साहब दलित क्यों, वो तो योग्य आदमी है जी। तो इसको योग्यता की दृष्टि से भी देखना है। और एक उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य के से पार्षद से निकल के जो रायसीना भवन में जो पहुंची है जी, और 75 साल में जो 15वें जो महिला राष्ट्रपति जो बनी है, ये देश के लिए, जनता के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और एक बात जो विषय से हटकर भी आती है कि जनता की एक खूबसूरती आप देखिए कि आज के दिन एक
विश्व की सक्षम मतलब विश्व में सबसे ताकतवर महिला जो रही हैं और बड़ी एक पार्टी का अध्यक्ष रही हैं जी। वो एक ट्रायल फेस कर रही हैं और एक गांव से अंडर प्रिविलेज लेडी जो है वह रायसीना उस पे राष्ट्रपति बने जा रही हैं, जो कि हमारे जनतंत्र की बड़ी बड़ी खूबसूरती है और ये सिर्फ जनतंत्र में हो सकता है और इसमें तय शक्ति है। बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास, इसमें कोई शक नहीं कि ये भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक बड़ा उदाहरण है कि एक छोटे से गांव से निकलकर पार्षद, और उसके बाद आपने बताया कि वो व्याख्याता भी रही हैं, 2 बार की विधायक हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी उनको पुरस्कार मिला था, वो मंत्री भी रही हैं, राज्यपाल भी है। हमारे साथ दोबारा संपर्क हो गया जयश्री पिंगली जी से, उनकी बात अधूरी रह गई थी। जयश्री जी, कहिए आपकी पूरी बात। जी, मैं सॉरी, माफी चाहती हूँ, बात पूरी नहीं हो पाई थी। तो मैंने ये कहा था कि ये बहुत बड़ी जीत है और रायसीना हिल जो है वो जिस तरह से आज चमक रहा है और ये इसके पॉलिटिकल एनालिसिस अलग अलग लेवल पर आ रहे हैं, किससे किस वोट बैंक को साधा गया है, ये उनके काम है जो एनालिसिस कर। हमें तो इस नजरिए से इसको देखना चाहिए कि वो आदिवासी वंचित तबका जिसको कि अभी तक मुख्य धारा से कहीं ना कहीं कटा हुआ था, वो उसके बारे में इस तरह से कभी सोचा ही नहीं गया कि वो इतने बड़े संवैधानिक पद पर कभी बैठ सकता है, उस वर्ग का व्यक्ति। और खासतौर पे एक महिला को उन्होंने जिस तरह से सिलेक्ट किया है उनके बीच में से, और अभी जैसे कहा उन्होंने कि वो एक बहुत बड़ी अपने आप को एक प्रमाणित कर चुकी, प्रूव कर चुकी है पॉलिटिकली, 2 बार की विधायक हैं और सर्वश्रेष्ठ विधायक नहीं है, तो इससे ज्यादा और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किसी भी राष्ट्रपति होने के लिए। तो मैं इसको बहुत ही सराहनीय मानती हूँ और ये एक बहुत जबरदस्त कदम है जो हमारे डेमोक्रेटिक चेहरे को हिंदुस्तान के एक नए तरीके से पेश करता है। जी जयश्री जी, एक बात और कही जा रही है, अभी जीके छिब्बर जी जो कॉलमिस्ट भी अधिवक्ता भी, उनका कहना थे कि इनके ऊपर से आदिवासी का टैग जरूर लगा है लेकिन ये किसी भी मामले में पिछड़ी नहीं थी बल्कि संघर्ष करके आगे आई हैं। उन्होंने पढ़ाई भी की, उनके परिवार में भी बहुत सारी खुशी और गम उनके साथ थे, उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, उनके पति भी जो है उनका साथ छूट जाता है। तो सवाल यही है कि एक बहुत ही गरीब और जिसे कहते हैं कि पिछड़ा राज्य है उड़ीसा, वहाँ के एक गांव से निकलकर एक महिला का रायसीना हिल्स में पहुंच जाना और वो भी पूरी काबिलियत के साथ, इसमें जो चुनाव हुआ है उसके लिए तो हम सबको धन्यवाद देंगे, पूरी हमारे सांसदों को, विधायकों को, कि उन्होंने एक ऐसी महिला को चुना जो आदिवासी तबके से है। ये टैग वैसे उनसे हट नहीं सकता क्योंकि देश में एक ये बुके है जहाँ आदिवासी भी हैं, जहाँ सवर्ण भी हैं, जहाँ हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऊंचे नीचे सारे रास्ते हैं, लेकिन उसमें से अगर आदिवासी महिला निकल कर आती है तो इसमें कोई शक नहीं, उल्लेखनीय बात है और इसको बार बार कहा भी जाए तो मुझे लगता है कि इस पर कोई ऐतराज़ होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो आदिवासी हैं, कमज़ोर वर्ग से आई हैं और राष्ट्रपति के पद पर पहुंची है, तो मेरे ख्याल से ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण है भारत की तरफ से। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी है। आशीष जी, ये जो सारा मामला है ये राजनीतिक हो सकता है, जैसा जयश्री जी कह रही थी कि इसके पॉलिटिकल एंगल बहुत सारे होंगे क्योंकि 50% से ऊपर आदिवासी इस देश में रहते हैं। वोट बैंक की अगर बात करें तो वो सरकारें बना सकते हैं और सरकारें पलट भी सकते हैं, लेकिन किसी ने भी राष्ट्रपति पद के बारे में किसी आदिवासी को लाने की मेरे ख्याल से कोशिश भले की लेकिन बन नहीं पाया। ये पहला अवसर है और इसके बाद बनते रहेंगे तो हम शायद ये जिक्र ना करें कि पहली आदिवासी है, पहला आदिवासी पुरुष है, लेकिन पहली बार अगर कोई आदिवासी महिला आई है तो ये मेरे ख्याल से इसका जिक्र भी होगा और लोग इसको उदाहरण के रूप में कहेंगे भी। आपकी राय? देखिए, ये तो सही बात है कि वो जिस परिवेश से आई हैं, जो उनका बैकग्राउंड है, उस हिसाब से उनका संघर्ष अपने आप में बहुत मायने रखता है। लेकिन क्योंकि देखिए उन्होंने 2 सरकारी नौकरियां की, फिर वो विधायक रहीं, मंत्री रहीं, राज्यपाल रहीं, तो उस मायने में हम उनके संघर्ष को देखते हैं, रेखांकित करते हैं तो ये माना जा सकता है कि वो बहुत जीवट वाली महिला है। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, तमाम पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जो भी मजबूरियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, उन सबके बीच भी। तो अगर द्रौपदी मुर्मू का जो जीवट है, जो वो उनका जो विजन रहा है, या जो संघर्ष करने की उनकी जो भी क्षमता या सोच रही है, वो राष्ट्रपति पद पर आने के बाद नजर आए तो वो हमारे देश के लिए ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा एक उल्लेखनीय कदम होगा। वो आदिवासी हैं, ये बात सही है, लेकिन आदिवासी हैं वो नहीं होती, कोई और भी होता तो उसके बारे में भी इस तरह बात होती कि वो फला वर्ग का है, ये है। ये भारत में इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सभी लोग हैं, जब जिसको मौका मिलेगा, जैसे अब्दुल कलाम का हुआ था तो उन्होंने कहा साहब एक अल्पसंख्यक को
आगे लाए गए हैं, जैल सिंह थे तो सिख को आगे लाए हैं, तो ये तो एक चीजें चलेंगी। लेकिन इन सब से हटकर भी उनको उस समग्र रूप से उस पूरे देश को उन्हें समझना होगा, दोनों पक्षों को समझना, देश भी उन्हें समझे, वो भी देश को समझेंगी, सारी चीजों को देखेंगी। बिल्कुल, काफी कुछ उनको अनुभव है भी। इस टैग से हटकर आज के बाद जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले लें, उसके बाद ये आदिवासी वाले टैग से हटकर जब वो काम करेंगी, और वो जो संघर्ष उन्होंने किया है, वो संघर्ष जो अभी जरूरी है, जैसा कि ये खबर आई थी कि उनके गांव में ही रोशनी, अभी तक बिजली नहीं पहुंची, जबकि वो तो कई बड़े पदों पर रह ली। तो ये वो संघर्ष अब उनका झलकना चाहिए कि अगर वो वहां उस वक्त नाकाम हो गई होंगी, तो अब वो सफलता मिले कि वो सारे अंधेरे दूर करें जो और समाज के कई कोनों में कई तरह से बिखरे हुए। तो मुझे लगता वो होगा। इस टैग का 25 तारीख के बाद हो सकता है कि इस पर जिक्र ना हो, और जिक्र ये हो कि वो कितनी जीवट भरी राष्ट्रपति साबित होती है। बिल्कुल, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वो राष्ट्रपति बनने के पहले जरूर आदिवासी हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद फिर वो भारत की राष्ट्रपति होंगी। इसका मतलब कि सबसे सशक्त, सबसे ताकतवर वो राष्ट्राध्यक्ष हैं पूरी दुनिया के, कुछ चुनिंदा देशों की, भारत भी उसमें शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने संघर्ष किया था, वो संघर्ष अब उनके राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसमें दिखेगा, झलकेगा, और वो देश के लिए कई मुद्दों पर लाभकारी भी होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि उनके पास पार्षद से लेकर राष्ट्रपति बनने का तजुर्बा अब और जुड़ जाएगा। राठी जी, सवाल ये नहीं है कि वो आदिवासी हैं, सवाल ये है कि उन्होंने अपने खुद निजी जीवन में कितना संघर्ष किया, उस संघर्ष के बाद उन्होंने नौकरी भी की, नौकरी के बाद उन्होंने राजनीति की, और राजनीति में सबको पता है कि कोई जरूरी नहीं होता कि राजनीति करने वाले आदमी को कोई पद मिले, वो बहुत बड़ा जुआ खेलता है। कई बार तो पार्टियां ऐसी होती है कि जीवन भर लोग संघर्ष करते हैं और पार्टियां सत्ता में आ ही नहीं पाती, कभी आती भी है तो उनका फिर सत्ता में भागीदारी का नंबर ही नहीं आ पाता। तो ये उन भाग्यशाली महिलाओं में है द्रौपदी जी, जो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, उस पार्टी की सरकार देश में है, देश के कई राज्यों में सरकारें भी है, और वो अब देश की राष्ट्रपति भी बन रही है। आपको क्या लगता है उनके बारे में, उनके जीवन को जो आपने पढ़ा और देखा होगा, कैसी उम्मीद रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि उनके जीवन को लेके 2-3-4 पहलू पे मैं बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई कि हमारे देश की राष्ट्रपति मनोनीत निर्वाचित हो रही हैं। और इसके बाद मैं ये बात खास ये करना चाहूँगा कि वो जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं और यहाँ तक पहुँची हैं, तो इसी भांति वो अब राजनीतिक रूप से तो किसी पार्टी की सदस्य नहीं है वो, चूंकि राष्ट्रपति कोई राजनीतिक रूप का नहीं होता है। तो इसी तरह से बाकी और यदि होता भी है तो राष्ट्रपति बनने के बाद कोई उसका राजनीतिक दल नहीं बचता है जी। तो वो इस वर्ग को आगे कितना लाभ मिल पाता है और वो उसमें कितना प्रोटेक्शन कर पाती हैं, क्योंकि एज ए गवर्नर इनके बारे में जब अपन समझते हैं तो वो झारखंड में भी चूंकि एसटी वर्ग ज़्यादा है और वहाँ पर ऐसे कुछ कानून लाए गए थे कि उनकी जो लोगों की ज़मीनें हैं, किसानों की ज़मीनें हैं, आदिवासियों की, उसको इंडस्ट्री को देने के, सुलभ करने के कुछ कानून लाए थे, जिसको इनने वहाँ गवर्नर रहते हुए ये कह के वापस किया कि भाई मैं न्याय करूँगी। तो चूंकि संविधान का, हमारे देश के संविधान का सर्वोच्च पद है और उसकी रक्षा करने का दायित्व राष्ट्रपति के पास है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कोई काम कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल द्वारा या किसी सत्ता में बैठे व्यक्ति द्वारा अगर होता है, तो जैसा कि उनने गवर्नर रहते हुए वहाँ पर किया और जनता से कहा कि भाई मैं न्याय के अलावा कोई काम नहीं करूँगी, यही वो जो उनकी प्रतिभा है इसको वो बनाए रखेंगी, तो देश को बहुत लाभ मिलेगा। और ये देखने लायक है कि जो राजनीतिक दल ने उनको कहीं चुना है, वो अब आगे भी सिर्फ इसका एक शॉर्ट टर्म फायदा लेना चाहता है या वाकई में उस वर्ग को आगे लाने का प्रयास करेगा। चूंकि वो 70 साल से हमारी सरकारें उस वर्ग को आगे लाने का प्रयास कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि उस चीज के लिए भी उस दल को काम करना चाहिए कि आगे भी ऐसे बहुत सारे पदों पे हमारे साथी लोग, आदिवासी साथी लोग आगे आए, वो भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जुड़े, जिससे कि हम आगे पीछे इस आरक्षण को भी, जो कई जगह से एक बड़ा विवादित प्रश्न चिन्ह, मैं कहूँगा प्रश्न चिन्ह है, तो वो भी धीरे धीरे उसको खत्म हो जाए। तो इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जैसे उन्होंने झारखंड में फैसला लिया वैसे देश के लिए भी फैसला लेंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर आपने कहा कि वो भले ही आरक्षित वर्ग से हैं, लेकिन वो इस पद पर किसी आरक्षण की वजह से नहीं आई हैं। 1 महीने पहले की हम बात करें तो 20 जून को उनका जन्मदिन था और अब वो 64 वर्ष की हो गई हैं।
अगर हम आज 21 जुलाई की बात करें, 20 जून 1958 को उनका जन्म हुआ था। छिब्बर जी, सवाल ये कि वो भले ही आरक्षित वर्ग से आती हैं, लेकिन आरक्षण जैसे मुद्दों से भी उनको दो चार होना पड़ेगा बतौर राष्ट्रपति। काबिलियत पहले है, आरक्षण तो एक सिस्टम है जो चल रहा है, कब तक चलेगा आगे ये देश तय करेगा। लेकिन देश ने ये बता दिया कि बिना आरक्षण के भी देश में राष्ट्रपति के पद पर आरक्षित वर्ग के लोग आते रहे हैं, पहले भी ये नज़ीरें देश को मिली हैं। सवाल यही है कि वो कितना कर पाएंगे। जैसा राठी जी कह रहे हैं कि उन्होंने झारखंड में राज्यपाल के तौर पर कुछ ऐसे कानूनों को या ऐसे अध्यादेश को वापस किया था जो जनता के हित में नहीं थे। मुझे लगता है कि ये जो 5 साल है, एक राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी के लिए मुझे लगता है कि बहुत आसान तो नहीं हो, कठिन तो भले ही ना हो, लेकिन आसान कार्यकाल भी नहीं रहने वाला है। आपकी राय? राघवन जी, जैसा अभी आशीष दुबे जी ने भी कहा था और राठी जी ने भी कहा है जी, मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने पर जिम्मेदारी उनकी तो बढ़ी रही है, क्योंकि वो एक योग्य राष्ट्रपति पद पे आई हैं, मतलब अपनी योग्यता पे आई हैं जी। तो उस योग्यता को उनको साबित भी करना पड़ेगा और उससे ज्यादा जिम्मेदारी इस केंद्र सरकार की है जिस सरकार के कारण वो ये बनी है जी। तो यही, और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये जैसा कहा जाता है कि टोटली रबर स्टैम्प माना तो ही जाता है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी से एक आदिवासी महिला को अब जब राष्ट्रपति बनाया गया है और इसके अगर संतोषजनक परिणाम पिछले 5 वर्ष में सरकार भी नहीं दे पाएगी और महामहिम द्रौपदी जी नहीं दे पाएंगी, तो ये जनतंत्र के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं होगा। तो मेरे तो ये धारणा है कि 5 वर्ष में इस जो वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, अनपिछड़ा वर्ग है, इनके बनने से खुद इतना आगे सामने आ जाएगा, इतने लोग सामने आएंगे, वो अपने अधिकारों को समझेंगे, अपने अधिकारों में जैसे वो बिजली लगाना है, सड़कें बनाना है, ये करना है, ऐसी आवाजें उठाएंगे तो विकास कार्य अपने आप होंगे जी। इस वर्ग का जब कोई नेता था ही नहीं था, तो छोटे लेवल का था, तो वो उनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी। अब राष्ट्रपति होने के बावजूद यदि उड़ीसा में, झारखंड में वहां पे अगर काम नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ये उनके पद पर प्रश्न लगाएगा और उस पार्टी को, जिस पार्टी ने को लेके आया है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 5 सालों, अगले 5 सालों में अंडर प्रिविलेज वर्ग के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है और वो अपने अधिकारों पर जागृत होंगे, महिलाएं भी सशक्त होंगी और जो जितने भी अंडर प्रिविलेज जो योजनाएं होती हैं या जो सुविधाएं सरकार होती हैं, उनका बिल्कुल विस्तार होगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उस पद पर प्रतीक के रूप में वो रहेंगी और आदिवासी या जो देश के कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो भले ही किसी जाति धर्म से आते हों, निश्चित रूप से राष्ट्रपति उनके लिए काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। जयश्री जी, सवाल यह है कि राजनीति इस पर हो कि ना हो, तो देश में राजनीति ना हो ये संभव नहीं है। लोग इसका राजनीतिक लाभ भी लेंगे और इस पर चर्चा भी होगी। अब यही प्रश्न है जो राठी जी भी कह रहे हैं, छिब्बर जी ने भी कहा और आशीष जी भी कह रहे हैं कि उनके इस पद पर आने से आदिवासियों को कितना लाभ होने वाला है। लेकिन अभी तक का तजुर्बा यह है कि किसी जाति धर्म के लोग अगर किसी पद पर पहुंचते हैं, राष्ट्रपति जैसे पद पर, तो सीधा फायदा मुझे लगता नहीं कि वो अपने उस समाज को दे पाए हैं जिससे वो निकल कर आते हैं। ये तजुर्बा है, चाहे वो अल्पसंख्यक की हम बात करें, चाहे हम सिख धर्म की बात करें, जैसे राष्ट्रपति बने थे, वैसे ही मुझे लगता है कि ये समग्रता से भले ही काम करें, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे ऐसी उम्मीद कम है, क्योंकि पिछले राष्ट्रपतियों का रिकॉर्ड तो यही बताता है। आपकी राय? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कई बार तो हमें लगता है कि ये जो सिंबॉलिकल हो जाता है कि आपने किस वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है जी, पर हम उसकी जमीन को जब आंकते हैं तो हमें लगता है कि मिला क्या। अगर आपने वो पद एक वर्ग विशेष के लिए या समुदाय विशेष के लिए उसको आपने रखा या आपने किया, तो ये एक मॉरल मैसेज हो जाता है, एक नैतिक जो पक्ष है उसका, उस आधार पे एक सोशल और नैतिक पक्ष के तहत तो बड़ा मैसेज हो जाता है। लेकिन हम जमीन की बात करते हैं तो वहाँ कुछ ऐसी खास बदलाव या खास कोई चीज ऐसी महसूस नहीं होती या दिखाई नहीं देती है। आज भी आप देखते हैं तो जो वनवासी क्षेत्र है पूरा, और उसका उसका जो फॉरेस्ट लैंड को लेकर जो एक डिस्प्यूट्स लंबे समय से आदिवासी हर तबके का हिंदुस्तान में या देश भर में जो फेस कर रहा है,
क्या ये उसकी जो बुनियादी मसले हैं या उसकी बुनियादी ताकतें हैं या जो बुनियादी कानूनी तौर पे उसको संवैधानिक तौर पे जो अधिकार हैं उसकी रक्षा कहाँ हो रही है? तो हमको आने वाला समय बताएगा कि द्रौपदी जी के आने के बाद क्या उस पर मूल सुधार होते हैं या उस पक्ष के लिए वो क्या अपनी आवाज उठा पाती हैं या अपने पद के साथ रहते हुए उनको क्या लाभान्वित कर सकती है। अपने को मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल आशीष जी, सवाल ये है कि हमने देखा कई लोगों को, उनके प्रतीक तो वो हो जाते हैं उस समाज के, उस वर्ग के, उस क्षेत्र के, लेकिन सीधा लाभ नहीं हो पाता है। क्योंकि पिछले भी अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो बहुत लाभ, जैसे कोविंद जी ने कोई लाभ मुझे लगता नहीं कि सीधे जिस वर्ग से वो आते उनको पहुंचा पाए होंगे। यही है कि नैतिक रूप से लोग इसका जितना लाभ ले सके वो उनकी काबिलियत से मिलेगा। सीधे राष्ट्रपति लाभ पहुंचा पाएंगी या वो एक्टिव होंगी, ऐसी उम्मीद कमी लगती है। आपकी राय? देखिए, क्योंकि एक सिस्टम इस तरह का बना हुआ है और उस तरह से उस सिस्टम से आते हैं, और जो भी राष्ट्रपति आ रहे हैं, अगर एपीजे अब्दुल कलाम को छोड़ दिया जाए या और शायद अभी याद, लेकिन अधिकतर जो राष्ट्रपति हैं वो एक सक्रिय राजनीतिक बैकग्राउंड से आए हैं। उनका उनके अपने कमिटमेंट रहे हैं, उनका अपना एक पूरी यात्रा रही है राजनीति की, उसके बाद वो उस मुकाम पर आते हैं। तो उस जगह पर आके और फिर हमारे प्रशासनिक जो सिस्टम है, सरकार के काम करने के तरीके हैं, उसमें आते हैं तो बहुत सारी जो बिना कहे में आप समझ सकते हैं कि उस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष उनके काम में दिखना चाहिए। तो एक रियल राष्ट्रपति जिसके एक निरपेक्ष, एक स्वतंत्र, एक तटस्थ उसका जो नजरिया सामने आए, समाज के प्रति भी, सरकार के प्रति भी, विपक्ष के प्रति भी, एक समान नजरिए से और एक नए दृष्टिकोण के साथ जब राष्ट्रपति काम करेंगे और वो सरकार को भी उनकी गलतियों पर टोकेंगे, उनके चाहे बिल गलत हों, चाहे उनके निर्णय गलत हों, और उस तरह से जब वो अपने आप को, कोई भी राष्ट्रपति, इनका मैं नहीं, लेकिन तब वो लगेगा। कई बार ऐसा हुआ, हमने देखा है कि कुछ राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के अंतिम समय बहुत ज्यादा खुलकर सामने आया और उन्होंने, पुराने वक्त में ऐसा हुआ है कि उनका सरकार से भी खिंचाव हो गया और ये हो गया, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो वहां नहीं है, राष्ट्रपति पहले दिन से अगर इस तरह से काम करेंगे और उनको उस तरह से काम करने का एक पूरा माहौल मिले, एक सिस्टम मिले, वो खुद इतने सक्षम पद है कि वो सब चीजें अपने आसपास इर्द गिर्द इकट्ठा कर सकते हैं, उस तरह की ताकत उनके पास होती है। तो राष्ट्रपति जो भी बने वो अगर इस तरह से इस सोच के साथ आगे आएंगे तब ये एक समझ आएगा कि एक सही वो है। क्योंकि जातिगत चीजों से ब्रांडिंग करने से, जैसे कोई दलित है, कोई वो मुझे इतना वो नहीं, क्योंकि कोई भी आएगा तो कहीं ना कहीं नया ही होगा। हाँ, तो और वो तो किसी वर्ग का तो होगा। हाँ, वो किसी वर्ग का तो होगा, और हमारे यहाँ से मतलब दर्जनों सैकड़ों अलग अलग तरह के वर्ग और सब चीजें हैं, तो उन चीजों से नहीं। वहां से द्रौपदी मुर्मू का वो संघर्ष वो आदिवासियों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, क्योंकि समाज में कई लोग जो है वो उच्च वर्ग के होकर बहुत बुरी स्थिति में है। तो वो जब दृष्टिकोण सामने आएगा तब वो होगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे यशवंत सिन्हा प्रत्याशी थे, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष को हम याद करते हैं, यशवंत सिन्हा का भी बहुत जबरदस्त संघर्ष रहा है। उन्होंने भी बहुत कमजोर परिवेश से सामने आए, वो IAS भी बने और उन्होंने भी एक राजनीतिक यात्रा करी। तो काबिलियत में तो सभी लोग जब राष्ट्रपति के चुनाव में उतरते हैं तो वो उनकी काबिलियत ही सबसे आगे चलती है, उसी आधार पे होते हैं। सवाल बस यही है कि वो उनका सोच उस परंपरागत ढांचे के बाहर आए और वो सरकार को, विपक्ष को, सबको मजबूर करें कि वो समाज के लिए या उसके सही बदलाव के लिए, या जो जैसी रोशनी उनके गांव में पहुंच गई है अब राष्ट्रपति बनने के पहले, वैसी रोशनी राष्ट्रपति बनने के बाद मैं फिर कहूंगा कि वो सब जगह पहुंचे। लेकिन राष्ट्रपति की एक मर्यादा होती है। मुझे लगता है कि एक लोग कहते हैं कि एक राष्ट्रपति का अपना एक दायरा होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। हालांकि वो प्रधानमंत्री के पद का मामला है। जब इंदिरा जी पहली बार PM बनी तो लोगों ने कहा कि गूंगी गुड़िया PM बन गई, लेकिन उन्होंने बताया कि वो गूंगी गुड़िया नहीं है। जब APJ कलाम साहब राष्ट्रपति बने तब उन्होंने कहा कि वो पीपुल्स प्रेसिडेंट है, ना कि एक मर्यादा के भीतर रहकर काम करने वाले। उन्होंने कई जो परंपरा थी उनको तोड़ा भी, कई वर्जनाओं को तोड़ा। तो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं राठी जी कुछ कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं, ये जो परंपराएं हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, ये जो चीजें हैं, ये तो बनी हुई एक मान्य चीजें हैं। बिल्कुल, इसको ऐसा बंदिश तो है नहीं कि आप उसे तोड़ नहीं सकते, या ऐसी बंदिश तो है नहीं कि सरकार अब ये संवाद नहीं कर सकते। पर निर्भर करेगा कि वो इस बात को कितना आगे तक लेके जाती है। वो निर्देश दे सकती हैं, वो अपने सुझाव दे सकती हैं, तो बहुत चीजें बदलेंगी। बिल्कुल। राठी जी, आपकी राय?
नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं विषय को अलग ढंग से भी एक बात रखना चाहूँगा। ये कि युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक हो सकती है। इनके आप जब पढ़ते हैं इनके बारे में, तो इनके घर में जब घटना घटी उसके बाद ये डिप्रेशन में गई, फिर कोई आश्रम में रही और डिप्रेशन से बाहर निकल के आई। तो आजकल मैं युवाओं को देख रहा हूँ कि बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं पारिवारिक स्थितियों से, पढ़ाई लिखाई को लेके या अन्य चीज़ों के लिए। तो मैं ये एक प्रेरणा है कि अगर वो डिप्रेशन से निकल के एसटी वर्ग से आके महिला हो के राष्ट्रपति तक अगर पहुंच सकती हैं, तो आप भी अपने जीवन में बहुत आगे तक सफल हो सकते हैं। आप राष्ट्रपति नहीं तो अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, नौकरी में या जहां भी आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके उच्च जो भी पद होगा वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी इनकी जो संघर्ष की जो खास मुझे अट्रैक्ट करती है कि वो जो डिप्रेशन शब्द है, बिल्कुल, तो उससे वो जब निकल के आके राष्ट्रपति तक बनी। और दूसरा जो इनने झारखंड में किया, तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो उनने किया है, तो संवैधानिक दायित्व के साथ में ये जरूर ऐसे कोई गलत निर्णय अगर सरकार करेगी तो ये जनता के हित में, जैसा उन्होंने कहा कि मैं न्याय करूंगी, तो वो जरूर न्याय करेंगी और हमें यही उम्मीद रखना चाहिए। और पुनः एक बार उनको मैं बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। लेकिन राजनीति है देश में, पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया, राष्ट्रपति बनी है, तो जाहिर है कि देश में 50% से ऊपर आदिवासी है। तो इस पर भी लोग बात करेंगे। हम फिर कभी इस मुद्दे पर आएंगे कि आदिवासी वर्ग का वोट किधर जाएगा, लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वो देश के लिए शुभंकर साबित हो, देश तरक्की करे और पार्टियों को गलत काम करने से रोके। बखबर में सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।